क्वेश्चन 6 में वो कह रहा है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। अब कह रहा है कि 3 पॉइंट है ए बी सी, ये क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं जिसमें जो ए है वहां पर वो राइट एंगल है। क्या कह रहे हैं? राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। राइट एंगल एट वर्टेक्स ए का मतलब यह है कि जो ए होगा वो आप यहाँ लिखेंगे, बी इधर लिख लें या इधर लिख लें। इन दोनों को बी और सी को तो चेंज किया जा सकता है, बी को इधर लिख दो, सी को इधर लिख दो, या बी इधर लिख दो, सी इधर लिख दो। वैसे जो ये प्रॉपर ए बी सी ऐसे लाइक एंटी क्लॉक हाँ लिख दें। तो ये हमेशा कह रहा है कि ए इधर ही आएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। वो क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे और एच फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम इसके जो पॉइंट है ना, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो हम फाइंड कर लेंगे, ए सी ए बी और बी सी। तो हम पहले ए और बी फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है जी? डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो अब हमने क्या करना है जी? ए और बी के दरमियान फाइंड करना है। तो ए पॉइंट आप यहाँ लिखें √3 -1 और बी भी लिख लें जी। बी हमारे पास है जी 0 और 2। आपको बताया था कि इनके ऊपर x1 y1 x2 और y2 ऐसे लिख लिया करें। इससे क्या होता है कि मिस्टेक के चांस कम हो जाते हैं। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये आ गई। x2 की वैल्यू क्या है? 0 0 डाल दें। आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन डाल दें। आगे क्या x1 क्या है? √3 है वो, और फिर ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर डाल दें। आगे देखें जी प्लस, फिर ब्रैकेट y2 की वैल्यू देखो क्या है जी 2 है। आगे क्या साइन है? माइनस का, तो माइनस लगा दिए। y2 देखो y2 की वैल्यू लिखो, y2 की वैल्यू लिखी, आगे माइनस है, माइनस लिखा। आगे क्या है? y1 की वैल्यू देखो क्या है? माइनस है। एक ये वाला माइनस और एक ये जो फार्मूले वाला माइनस यहाँ मैंने लिखा है, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे और ऊपर क्या आ जाएगा? स्केयर। अब ये जो 0 माइनस √3 क्या हो जाएगा? -√3 हो जाएगा, और इसका देखो क्या आ जाएगा? स्केयर आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? देखो 3 का स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ हमारे पास देख क्या आ जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस, क्योंकि ऊपर इवन पावर है। स्केयर से स्केयर रूट काट के कितना आ जाएगा जी? 3, और यहाँ कितना आएगा? 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। तो ये देखो 9 और 3 कितना होता है? 12 आ जाएगा। इसको हम इसी तरह लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया जी? ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है? बी सी। तो बी लिखो, बी हमारे पास है जी 0 2, 0 है और 2 है, और साथ सी लिखें। सी हमारे पास h और -2 है, h है और -2। वैल्यू इधर लिख दें जी x1 y1 x2 y2। अब हमने क्या करना है जी? बी सी। तो ये देखो यहाँ मैं बी सी लिखूंगा और आगे डिस्टेंस फार्मूले में वैल्यू पुट करूंगा। देखिए x2 हमारे पास क्या है जी? h। आगे क्या? माइनस, माइनस लगा दो। आगे क्या है जी? x1 हमारे पास क्या है? 0। तो इसका देखें जी स्केयर आगे। फिर देखिए आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालें। ब्रैकेट है, ब्रैकेट डाल दें। y2 मेरे पास क्या है जी? -2 है। ये देखें y2 की वैल्यू -2 है, -2 डाला। आगे माइनस माइनस। आगे देखें क्या है? y1 हमारे पास क्या है जी? 2 है। देखिए 2, इसका आ गया जी स्केयर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास h - 0 क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो h हो जाएगा, तो h का ये स्केयर बन जाएगा। ठीक है जी, h का स्केयर, h - 0 तो h रह जाएगा, तो h का स्केयर h हो जाएगा। प्लस -2 -4, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा जी? स्केयर, ऊपर स्केयर रूट आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा जी h स्केयर माइनस प्लस में चेंज होगा क्योंकि ऊपर पावर इवन है, इसलिए यहाँ पे प्लस अगर चेंज होगा तो ये भी प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। 4 का स्केयर कितना आ जाएगा जी? 16 आ जाएगा। अब याद रखें कि ये स्केयर इस स्केयर रूट से नहीं कट सकता क्योंकि दरमियान में दो वैल्यू हैं जो आपस में प्लस हो रही है। तो ये हमारे पास बी सी आ गया, दूसरी साइड आ गई है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे हमारे पास रह गया जी बी सी हो गया ना, सी और ए रह गया। तो मैं इधर लिख देता हूँ जी सी मेरे पास क्या है जी? h-2, और देन हमारे पास क्या है जी? ए हमारे पास क्या है? √3 और -1 है। ठीक है, √3 -1। अब हम सी ए का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ सी ए लिखेंगे। सही है, और आगे डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस ये देखिए, इधर लिखें जी x1 y1 x2 y2। अब क्या है? x2 हमारे पास यहाँ कितना है जी? √3 है। अंडर देखें जी 3 लिखें x2। आगे देखें माइनस है, माइनस। आगे क्या है? x1 की वैल्यू यहाँ क्या है? h है, तो h लिख दें और ऊपर इसके स्क्वायर डाल दें। आगे क्या है? प्लस प्लस, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट डाल दें। आगे क्या? y2 की वैल्यू क्या है? -1। y2 के बाद देखें क्या है? माइनस है तो मैंने माइनस डाल दी।
आ क्या y1 मेरे पास क्या है -2 है, तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और क्या आ जाएगा ये 2, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने फार्मूला लिख दिया, क्योंकि मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगा, तो मैं यहाँ इस तरफ लिख लेता हूँ जी सी ए, इधर देखें ए हमारे पास क्या है √3 का, देखो क्या आ जाएगा जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी h का स्क्वायर -2 फार्मूले का ए मेरे पास क्या है जी √3 है, और बी मेरे पास क्या है जी h है, ये होगी। और इसका देखो स्क्वायर खोल के यहाँ पे आ गया, और ये देखिए प्लस आ गया, 2 में से 1 गया तो पीछे क्या बचेगा जी 1, और 1 का देखिए जी स्क्वायर आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट के देखो 3 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा h स्क्वायर आ गया -2 √3 h हो जाएगा जी, और यहाँ क्या हो जाएगा जी 1। अब इसमें ये होगा कि h स्क्वायर को मैं पहले लिख देता हूँ -2 √3 h लिख दूंगा, और ये वाला 3 और ये वाला 1 दोनों प्लस के हैं तो ये 4 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया जी, इसकी थर्ड साइड भी आ गई, दैट इज C और A। अब क्योंकि मेरे पास ये जो थर्ड साइड आ गई है इसको भी मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, तो होगा क्या कि अब मैं क्या करूँगा बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब मैं बाय APPLYING अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दैट इज ये हाइपोटेन्यूज है तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज AB, या आप बेस पहले लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस परपेंडिकुलर लिख लिया ना, ये परपेंडिकुलर है ना, वो लिख लिया, बेस नीचे क्या ये दैट इज CA इसका देखिए स्क्वायर। अब हमने क्या करनी है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। BC जो है वो हमारे पास क्या है, वेयर इज BC हमारे पास कितना है जी, अच्छा यहाँ पे ऊपर वैल्यू जगह थोड़ी कम है ना, मैं चलो लिख देते हैं। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा जी h स्क्वायर प्लस देखिए कितना है जी 16, इसका देखो जी ऐसे स्क्वायर लगा दें इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी आई है, AB की वैल्यू 12 आई है, तो ये देखो हम इधर लिख देते हैं जी √12, और इसका भी आपने क्या कर लेना है जी स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है प्लस CA की ये लास्ट वैल्यू आई है h स्क्वायर -2 √3 ये आई है जी h स्क्वायर -2 √3 h प्लस क्या है 4 है, और इसका ये देखें जी इधर स्क्वायर ये आ जाएगा, सही है। ये देखें h स्क्वायर -2 √3 h प्लस 4, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें, अब ये सारे कैंसिल हो गए क्योंकि होल का स्क्वायर है। यहाँ हमारे पास बचेगा h स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12, फिर आ जाएगा जी h स्क्वायर -2 √3 h प्लस क्या आ गया जी 4। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे इस सारी वैल्यू को इस तरफ ले आए, ये देखो हमारे पास क्या है जी h स्क्वायर, ये वाला h आके इधर क्या हो जाएगा जी माइनस हो गया, ठीक हो गया। फिर देखिए हमारे पास क्या है जी +16, ठीक है ये हो गया, और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा जी माइनस नहीं एक से, हाँ ठीक है h स्क्वायर और h माइनस, हाँ ये देखो +16 ये है ना, और ये दोनों मिलकर भी 16 बनाएंगे, 12 + 4 16, तो ये इधर आके ये भी -16 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास -2 √3 h, ये जो माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और दूसरी तरफ 0, प्लस माइनस कट गए, मेरे पास बचा 2 √3 h इज इक्वल टू 0। तो मुझे क्योंकि h चाहिए तो ये जो 2 √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर 2 √3 के साथ डिवाइड करा दें तो h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यूँ मेरे पास जो है उसने कहा था कि फाइंड h, तो h हमने फाइंड कर लिया, तो क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वो ये कह रहा है कि फाइंड सच दैट A, B एंड C आर कोलिनियर। अब वो ये कह रहा है कि A, B और जो C हैं वो क्या है कोलिनियर है। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी मेक्स अ स्ट्रेट लाइन लाई, या फिर आप कह सकते हैं लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब इन्हें फर्ज किया कि मेरे पास एक ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और एक ये पॉइंट है, ठीक है।
तो ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट को अगर मैं नाम ए दे दूं, बी दे दूं, सी दे दूं, ये देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन, इनको जब आप जोड़ते हो तीनों पॉइंट को, तो आपके पास क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, या आप यूं समझें कि एक पॉइंट इधर लाए कर रहा है, एक पॉइंट इधर लाए कर रहा है और एक पॉइंट इधर लाए कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, ए बी सी जो जो पॉइंट होंगे इनको क्या कहा जाता है, कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है, सादा सी बात है। अब यह है कि जब वो पॉइंट दे रहा है और कह रहा है कि बताएं कि ये कोलिनियर है, तो अब जब आपको पॉइंट गिवन हो और आपने ये प्रूव करना हो कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो अब उसने तो बता दिया कि पॉइंट कोलिनियर है। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये डिफरेंट फार्मूलाज की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, इसको कहते हैं यानी कि डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आप ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी सी का फाइंड करेंगे और सी ए का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब हमारे पास दो छोटी साइड जो होती है ना, उनको ऐड करने से बड़ी साइड बनती है। तो हो सकता है बड़ी साइड सी ए हो और ये दो छोटी साइड हो, या ये भी हो सकता है कि ए बी और सी ए दो छोटी साइड हो और बी सी बड़ी साइड हो। ये भी तो हो सकता है कि बी सी और सी ए दो छोटी साइड हो और ए बी बड़ी साइड हो। तो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हमारी हो जाती है कि दो सबसे बड़ी जो साइड होती है, यानी जिसका डिस्टेंस सबसे बड़ा होता है, आप क्या करें कि दो छोटी साइड के जो डिस्टेंस है उनको ऐड करें। अगर उसका रिजल्ट वही आ रहा है जो सबसे बड़ी साइड का रिजल्ट है, तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट कोलिनियर है। तीसरा मेथड ये होता है कि स्लोप मेथड जिसे कहते हैं, कि अगर स्लोप ऑफ ए बी आप फाइंड करो और स्लोप ऑफ बी सी, तो स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल होना चाहिए। नंबर फोर्थ पे ये होता है कि आप एरिया का फार्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस मेथड को से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो ये तीनों यूज कर सकते हो। मैं आपको इस मेथड से सॉल्व करके बताता हूँ। पहला जो लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे जी, x1 y1 1। अब ऐसा हमने ना ये नहीं प्रूव करना कि ये कोलिनियर है, उसने कहा, उसने खुद बता दिया कि ये कोलिनियर है। हमने ये करना है कि इसमें सिर्फ प्रूव करना है और नहीं, h की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि x1 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, x2 x3। ये देखें, x1 है, ये x2 है, ये x3 है, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो जो x और y की शक्ल में लिखा जाता है, तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। तो ये फर्स्ट वैल्यू सारी x की है, तो आपने पुट कर देनी है। x1 की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है जी, और x2 की वैल्यू क्या है जी, 3। x3 की वैल्यू क्या है जी, 7। y1 की वैल्यू क्या है जी, h है। y2 की वैल्यू क्या है जी, 2 है। y3 की वैल्यू क्या है जी, 3 है। और लास्ट में तो क्योंकि कांस्टेंट नंबर होता है 1 1 और 1 होता है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। जब आप वैल्यू डिटर्मिनेंट में पुट कर देते हैं, तो उसके बाद आपने इसको क्या करना होता है, एक्सपेंड कर। एक्सपेंड का क्या तरीका है कि आप रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी इस तरह रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और यूं कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसको कहते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 C2। अभी हम इसे क्या करेंगे, एक्सपेंड करें। एक्सपेंड का क्या है कि ये जो होता है ना, ये R1 है, ये R2 है, यानी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। अब हम इधर लिखेंगे बाय एक्सपेंडिंग R1, यानी R1 से एक्सपेंड करेंगे। उसमें होता क्या है कि जो पहला नंबर है ना, इसको आपने बाहर लिखना है। ये देखो -1 को बाहर लिख दिया। आगे आपने क्या करना है कि ये जो 1 है ना, जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ना है। ये देख सकते हैं -1 किस में है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसका मतलब है कि अगर ये देखें, इस रो को मैं छोड़ दूं और इस कॉलम को मैं ऐसे, ये देखिए, छोड़ दूं, तो मेरे पास क्या चीजें बचे, क्या नंबर बचेंगे, 1 2 3 4, ये नंबर बचेंगे। नजर आ रहा है, यानी कि इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ और इसको भी छोड़ रहा हूँ। तो इस पर देखें, अगर ऐसे छुपा लो तो पीछे आपके पास कौन से नंबर बचते हैं, 2 1 3 1। तो अब आपने ये क्या करना है कि ये लिख लेना है 2 1 और 3 1। जब सेकंड होता है, नंबर आता है ना, सेकंड इससे नेक्स्ट स्टेप आता है, उसमें क्या होता है कि रो का सेकंड नंबर लिखा जाता है। ये h लिखेंगे और h से पहले आपने साइन माइनस का डालना है। बेशक इससे पहले माइनस हो या प्लस हो, इस साइन, ये साइन नहीं मैटर करता, ये हमेशा मेन साइन जो है ना माइनस का आएगा। अगर इधर माइनस होता तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब क्या होगा, अब क्योंकि ये जो हमारे पास h है, ये किस कॉलम में आ गया, ये आ गया हमारे पास सेकंड कॉलम आ गया और फर्स्ट रो। अगर हम फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ें तो हमारे पास क्या बचता है, 3 1 7 1। ये देखें, ये 4 नंबर बच जाते हैं, 1 3 1 7 1। तो ये हमने लिख देने 3 7 और
1 और 1। आगे आगे फिर प्लस का साइन आता है, यानी कि यहाँ माइनस होता है और यहाँ प्लस। शुरू में तो क्योंकि माइनस था इसलिए माइनस आया, अगर यहाँ माइनस ये वाला 1 जो है वो माइनस का ना होता तो यहाँ प्लस 1 ही आता। अब आपने क्या करना है कि रो का थर्ड नंबर है वो लिखना है, रो का थर्ड नंबर 1 है उसको लिख लिया, सही हो गई। अब आपने क्या करना है कि ये 1 जो है ये किस रो में है, फर्स्ट रो में है, और किस कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो ये देखें, अगर मैं थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को लेफ्ट करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 2 7 3 ये नंबर बचते हैं। यानी इसको भी छोड़ दो, इसको भी यूं, यानी ये नंबर को ये छोड़ दो, इन नंबर को छोड़ दो, पीछे 1 2 3 4, यानी 3 2 बचता है और 7 और क्या बचता है, 3 बचता है। ठीक है जी। अब आपने क्या, दूसरी तरफ 0 ऐसे। अब आपने क्या करना है कि ये बाहर वाला -1 ऐसे आ जाएगा। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है, यानी 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएं, 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, दरमियान में हमेशा माइनस आएगा। 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। और पहले इन ये 2 नंबर पहले लिखे जाएंगे और ये 2 नंबर बाद में लिखे जाएंगे। ब्रैकेट देखिए बंद कर देते हैं, आगे -h लिख दें। आगे 3 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 1 से। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे जी, 1 से, दरमियान में माइनस, और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर +1 लिखना है ये वाला। इसमें 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, दरमियान में साइन माइनस का, 7 मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बच गया, 0। अब ये बाहर वाला माइनस इसी तरह आ जाएगा। अब देखिए अंदर क्या बचेगा, 2 1 ज़र 2, 3 1 ज़र 3। आगे देखिए -h लिख दें, 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, और 7 1 ज़र 7 हो जाएगा, प्लस 3 3 ज़र 9 हो जाएगा, और 7 2 ज़र 14 हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपने क्या लगा देना है, 0। सही है। अब बाहर वाला जो +1 ऐसे लिखे। अब देखें ये -1 बचेगा, इधर देखें 3 में से 2 गया तो पीछे क्या बचेगा, चलिए ये वाला जो है ना अगले उधर लिख लेते हैं, हो सकता है ना नीचे बहुत ज़्यादा चला जाए रिकॉर्डिंग में ना। ये बाहर वाला -1 देखो मैंने लिख दिया। अब 3 में से 2 गया तो 1 बचा, लेकिन साथ साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2, -h आपने ऐसे ही लिख देना। आगे 7 में से 4 निकाले तो पीछे 7 में से 3 निकाले तो क्या बचा, 4, लेकिन साथ साइन क्या लगेगा, माइनस का, क्योंकि देख सकते हैं कि 7 बड़ा है, बड़ी जो वैल्यू होती है उसका साइन लगता है। +1 आपने लगा देना। आगे जो 14 है उसमें से 9 निकालो तो हमारे पास पीछे क्या बचता है, 5 बचता है, लेकिन 5 क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। उसकी वजह यह है कि 14 क्या बड़ा है, और इक्वल के बाद 0 आपने ऐसे लगा देना। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़र 1। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 जब h से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 4h। अब देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1 5 सर 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये +1 है, ये -5 है, तो 5 में से आप 1 निकालें तो पीछे क्या बचेगा, हमारे पास -4, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि ये देखो ना 4h है, ये तो एक नंबर, ये जो 4h के साथ वेरिएबल है, जैसे इसके साथ 4 के साथ वेरिएबल है, ये 1 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी अकेला नंबर है विदाउट वेरिएबल, तो इसलिए ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स है, यानी लाइक नंबर है, इसलिए ये आपस में पहले सॉल्व होंगे। अब फिर ये +4 इधर ही, 4h इधर ही रहेगा। ये जो ये वाला -4 है ना, इसको आप उधर ले जाए, क्योंकि हमें h चाहिए तो h को आज़ाद करना है, पहले ये वाला नंबर लेके जाए। अभी ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यूँ हमारे पास जो h की वैल्यू है ये 1 आ जाएगी, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। तो इस मेथड से हो गया। एक मेथड और हम कर लेते हैं ताकि आपको जिस मेथड से आसान लगे उससे क्वेश्चन सॉल्व कर। अच्छा, अब हम सॉल्व करने लगे स्लोप मेथड से। तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 x2 - x1। स्लोप को ज़्यादा यूज़ जो है आगे 7.2 में, तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। अब देखें y2 की ये देखें x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो देखें y2 हमारे पास क्या है, 2, आगे क्या माइनस माइनस, आगे क्या है जी y2 के बाद y1 की वैल्यू क्या है जी, h है। आगे नीचे क्या है x2 की वैल्यू क्या है, 3 है। आगे माइनस है, माइनस डाल दो। आगे क्या है x1 की वैल्यू क्या है, -1। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 लिख देंगे। ठीक है, तो m इज इक्वल, इसको ना m1 कह देंगे। m1 इज इक्वल टू 2 - h ऐसे ही रहेगा, 2 - h जो है वो 2 - h ही रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 + 1 जो है वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इधर देखें, अब यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। जो m2 है
देखिए फार्मूला क्या है, y2 आपके पास क्या है जी 3 है, माइनस y1 क्या है आपके पास 2 है, ठीक है ना, y2 माइनस y1 है ना, तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 क्या है जी 7 है, माइनस x1 क्या है 3 है, तो m2 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 7 में से 4 गया 3 गया तो 4 बचा। अब देखें, अब हमें पता है कि जो हमारा क्या होता है, वी नो दैट स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल होते हैं, इसलिए हम ले लिखेंगे वी नो दैट स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट इज इक्वल, कि भाई कोलिनियर पॉइंट का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है, इसलिए हम ये लिखेंगे कि m1 जो है वो इक्वल होता है m2 के। अब m1 जो है उसकी वैल्यू आपने यहाँ लिखनी है जी 2 माइनस h/4 और दूसरी तरफ लिखते हैं m2 दैट इज 1/, क्या आ जाएगा 4। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है जी क्रॉस। अब क्या करेंगे जी 2 माइनस h आ जाएगा, 2 माइनस h इज इक्वल टू 4 1 4/, क्या आ जाएगा 4, ये हो गया। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा कि ये कट के 1 आ जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा जी 2 माइनस h इज इक्वल टू 1, तो 2 ये वाला 1 इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा जी h, सही ठीक हो गई। तो अब हमारे पास 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1 इज इक्वल टू h। तो अब आप देखें कि इस मेथड से भी h की वैल्यू क्या आ गई है, 1 आ गई है, ठीक है। पहले भी हमारे पास h की वैल्यू 1 आई है, इस मेथड से भी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब आप इसको टेस्ट करना चाहें, सिर्फ टेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पार्ट है, टेस्ट करने के लिए कि जो मैंने कहा था कि m1 m2 के इक्वल होते हैं। अब देखें इसी को इनको मैं दोबारा लिखने लगूँ, m1 की वैल्यू लिखने लगूँ, यानी m1 इज इक्वल टू m2। m1 की वैल्यू आपके पास क्या क्या आई है 2 माइनस h/4 आया, लिख दें, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है 1/4, ठीक हो गया जी। अब क्या करें, ये 2 जी जो h है, h के में जो h की वैल्यू आपने फाइंड किया दैट इज 1 वो पुट कर दें, और नीचे क्या लिख लें जी 4 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब आप देखें कि 2 में से अगर हम 1 निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा, यानी 2 में से 1 निकालें तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर लिख लेते हैं, देखिए 2 में से 1 गया 1/, क्या आ गया 4 इज इक्वल टू 1/4, तो m1 इज इक्वल टू m2, ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए कि आप चाहें तो जो पहले मेथड कराया उससे सॉल्व कर लें, चाहें तो इस मेथड से सॉल्व कर लें, जो आपको आसान लगता है वो कर लें और आपका जो आंसर है वही आएगा जो पहले मेथड से आया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है द पॉइंट्स A एंड B आर एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब वो कह रहा है कि इस तरह का एक सर्कल है जिसका एक डायमीटर है, उसका एक एंड जो है ये वाला एंड है, उस पे ये वाली वैल्यू है, यानी ए जो है उसका एक एंड पॉइंट है और बी जो है उसका दूसरा एंड पॉइंट है। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर वो लाइन जो क्या करती है, सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में कट करती है, उसको क्या कहा जाता है, डायमीटर कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो ए बी है वे इनफैक्ट डायमीटर क्या है, सर्कल जो है वो क्या है ए बी है, जो रेडियस है वो ए सी है और बी सी हमारा रेडियस होगा। उसके अलावा हमसे ना वो 2 चीजें कह रहा है फाइंड करो, एक कह रहा है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। हमने 2 चीजें फाइंड करनी है, रेडियस भी फाइंड करना है और सेंटर भी फाइंड करना है सर्कल का। जो सेंटर, जो हमने देखे सेंटर फाइंड करना है, फाइंड सेंटर, सेंटर के देख सकते हैं कि जो ए बी है ना उसका मिड पॉइंट होता है, जो सेंटर ऑफ सर्कल होता है वो क्या करता है कि डायमीटर को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, कि अगर आप डायमीटर को जो हमारे पास दूसरा रेडियस फाइंड करना है, तो जो डायमीटर है डायमीटर को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास रेडियस आ जाता है। तो रेडियस हमारे पास या तो ए सी है या बी सी है, ये दोनों एरिया, और ये बिल्कुल ए से यानी बी से सी तक का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ए से सी तक है। तो ये क्योंकि ये जो लाइन है डायमीटर ए बी है, सी उसका सेंटर है, मिड पॉइंट है, तो इसलिए इसको हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला से। इस वजह से ये देख सकते हैं कि मैंने मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिया। जबकि अगर हम रेडियस फाइंड करेंगे तो ए से देखें सी तक या बी से सी तक, तो हमने असल में क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, या तो ए सी या बी सी डिस्टेंस फाइंड करना है ना कि ये कितना है, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसलिए मैंने दोनों साथ साथ लिख दिया ताकि आपको बेहतर समझ आए।
अब हमने क्या करना है कि इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। वैल्यू पुट कर दो। x1 आपके पास क्या है, -5 है, और x2 क्या है आपके पास +5 है, और नीचे आपका 2 आ जाएगा। आगे y1 की वैल्यू आपके पास देखें क्या है जी, -2। आगे क्या है, प्लस है, लेकिन ये वाला जो प्लस है इस माइनस के साथ माइनस हो जाएगा, यानी प्लस माइनस -4 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा जी, 2। तो ये देखें, 0 -5 + 5 0 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या आ जाएगा, -4 -2 -6, यानी माइनस के 2 नंबर मिलकर माइनस के 1 नंबर में चेंज हो जाएंगे, नीचे 2। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ प्लस लिखा जाता है। भाई ये दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, ऐसे लाइक -2 मल्टीप्लाई बाय -4 होता तो ये फिर प्लस क्या आता, प्लस होता, और फिर वो होता भी 8 6 ना होता। ठीक है, तो इसमें क्योंकि माइनस के 2 नंबर हैं तो इसलिए मिलकर 1 नंबर बनाएंगे। जब भी नंबर के साथ साइन एक जैसा हो, चाहे दोनों के साथ प्लस है या दोनों के साथ माइनस है, तो वो मिलकर हमेशा एडिशन ही होती है, और साइन वही लगाया जाता है जो इनके साथ है। ये -2 -4 -6 बना रहे हैं, अगर ये दोनों प्लस के होते तब भी 6 आता, लेकिन साथ साइन प्लस का लगता है, ये 0 हो जाएगा, जबकि ये 2 3 6 तो -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो सी है दैट इज XY, वो हमारे पास आ गए। यहाँ हम लिख देते हैं जो सी है वो हमारा आ गया जी 0 और -3 आ गए। ठीक हो गया जी। तो अब आपने लिख देना है जी, जो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल सी इज, आपने लिख देना है सेंटर ऑफ CIR सर्कल इज, दैट इज सी पॉइंट होगा। क्या होगा जी, सी, जिसको हम क्या कहेंगे, 0 और -3। ये हमारी फर्स्ट फाइंडिंग है जो आ गई है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम चलते हैं इस तरफ। अब हम अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ए, आप लिख लें जी -5 और -2 यहाँ लिख लें, और जो बी है वो अच्छा नहीं, इसमें ए लिखेंगे और सी लिख लेंगे, बी नहीं लिखेंगे। सी जो है वो 0 और -3 लो। अब मैंने ए लिया ना, अब यहाँ पे बी भी ले सकते हैं, आंसर एक ही आएगा, क्योंकि मैं इसका ना यहाँ से यहाँ तक रेडियस फाइंड कर रहा हूँ। तो ये आपका x1 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, और ये आपका y2 है। तो फार्मूला डिस्टेंस किसका फाइंड कर रहे हैं, ए सी का। तो रेडियस, इसको मैं लिखूंगा रेडियस, RADIUS, इनफैक्ट रेडियस है, और क्या है, ए सी है, ए सी। अब सिंपल ए सी भी लिख दें तब भी ठीक है। आगे क्या आ जाएगा जी, x2 आपके पास 0 है। आगे देखिए साइन क्या, माइनस माइनस लगा दें। x1 ऑलरेडी माइनस है, ये वाला माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, और क्या आ जाएगा 5, और ऊपर आ जाएगा जी स्केयर। फिर y2 आपका कितना है जी, -3 है, तो -3 लिख दें। और आगे क्या है, माइनस माइनस लगा दें। फिर क्या है, y1 भी तो देखिए आपका माइनस है ना, तो ये वाला माइनस जो है इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, और ऊपर स्केयर। 0 + 5 क्या होता है जी, 5, इसका स्केयर हो जाएगा, प्लस आगे 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, -1, और इसका स्केयर आ जाएगा। आगे अब 5 5 सर कितना होता है, 25, और देखिए ये +1 होगा, क्यों, क्योंकि इनसाइड माइनस है, लेकिन बाहर जो पावर है वो क्या है, इवन नंबर है। बाहर अगर पावर इवन हो तो इनसाइड जो साइन माइनस का होता है उसे प्लस बना दिया जाता है। तो ये माइनस जो है स्केयर की वजह से प्लस होगा, ये वाला प्लस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 25। तो यूँ हमारे पास कितना आ जाएगा जी, √26 आ जाएगा। तो अब आपने लिख देना है रेडियस ऑफ सर्कल, जो हमने रेडियस ऑफ CIR सर्कल, SAIR सर्कल इज √26। तो ये हमारे पास इसकी जो दूसरी फाइंडिंग है वो भी आ गई है। तो यही 2 फाइंडिंग हमें चाहिए थी, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया। अच्छा, क्वेश्चन 9 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन 9 में वो ये कह रहा है कि फाइंड H such that the points A, B and C are vertices of a right triangle। यहाँ तक बात करते हैं कि ये जो A, B, C हैं ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं विद राइट एंगल एट C। और ये भी बता रहा है कि राइट एंगल एट A, राइट एंगल कहाँ पर बनेगा, A पर बनेगा, यानी कि ऐसे ABC ऐसे नहीं बनेगा, ABC ऐसे भी नहीं बनेगा। A इधर होगा, B और C है ना, B इधर लिख दें, C इधर लिख दें, ये दोनों को आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ए आपने इधर लिखना है। राइट एंगल ये होता है जो एक 90 डिग्री का एंगल होता है ना, 90 डिग्री का, उसको राइट एंगल यानी राइट एंगल कहते हैं। और जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है उसको राइट ट्राइंगल कहा जाता है। तो ये राइट ट्राइंगल इसलिए क्योंकि उसमें इसके अंदर एक 90 का एंगल बन रहा है। और दूसरी बात ये होती है कि ये जो राइट ट्राइंगल होती है ना, इस पर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है।
और वो क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या होता है बेस, बेस का स्क्वायर। तो ये फार्मूला सेटिस्फाई होगा और हम आखिर में इसी के हेल्प से एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमें इन सारी साइडों का डिस्टेंस चाहिए, यानी इसकी भी लेंथ चाहिए, इसकी भी और इसकी भी। तो वन बाय वन हम फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए और बी पॉइंट ले लेते हैं और इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, किसका डिस्टेंस है, ए और बी का। तो मैं इधर लिख दूंगा जी ए और बी का मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, ऐसे आपने लाइनें लगा लेनी स्ट्रेट इधर। अब देखें x2 है, x2 की वैल्यू आपके पास 2 है, 2 लगाए, आगे क्या साइन है माइनस, माइनस का लगा दें, आगे क्या है x1, x1 आपके पास देखें क्या है h है, वो लगा दें और इसके ऊपर स्क्वायर लिख दें। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालें, आगे y2, y2 आपके पास 7 है, y2 की जगह 7, आगे माइनस है, माइनस लगा दें, y1, y1 1 है उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे आपका फार्मूला खुल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसकी इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा। तो इधर देखो a हमारे पास 2 है, तो इधर मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है बी एच है, तो h का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, यानी ये जो ए बी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2b आ जाएगा और h भी आ जाएगा, और इसके ऊपर ऐसे ही आपने स्क्वायर रूट डाल देना। ये प्लस ऐसे ही आ गया, 7 में से 1 गया तो 6, और इसका क्या आ जाएगा जी स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर रूट पहले लिख लेते हैं जी, 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 2 ज़र 4h, 6 6 ज़र 36 हो जाएगा, ठीक है। अब तरतीब से लिख लेते हैं, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 36 और 4 कितना हो जाएगा जी 40 हो जाएगा। ये मेरे पास पहली जो फाइंडिंग है दैट इज ए बी। ये मेरे पास, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो ये जी, पहला आपका जो आंसर है यानी लेंथ है वो आ गई है। अब हमने क्या करना है कि दूसरा यहाँ चले सॉल्व कर लेते हैं। अब ए बी के बाद हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी पॉइंट लिखो दैट इज 2 7 माइनस 6 माइनस 7 x1 y1 x2 y2, किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं भाई साहब BC का, BC लिखें यहाँ पर, और डायरेक्ट मैं फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा। आप बेशक एक डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे दोबारा भी लिख सकते हैं, ना लिखें डायरेक्ट कर दें तब भी ठीक है। अब फार्मूला क्या है x2, आपका x2 क्या है जी -6, आगे क्या साइन माइनस का माइनस लगा दें, आगे x1 आपके पास देखिए जी 2 है और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें, ठीक है। आगे प्लस है प्लस डाल दें, आगे क्या है y2 आपके पास -7 है, आगे साइन माइनस के तो माइनस लगा देंगे, और y1 आपके पास क्या है जी 7 और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। -6 -2 क्या हो जाएगा जी -8 हो जाएगा, और -7 -7 और इसका स्क्वायर। जब भी सेम साइन हो दो नंबर के साथ तो वो ऐड होते हैं और साइन वही लगाया जाता है जो उनके साथ हो। देखिए ये दोनों माइनस के थे तो माइनस के नंबर एक बन गया, दो माइनस के नंबर मिलकर एक माइनस के नंबर में चेंज हो जाए। स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं। भाई साहब -6 और -2 तब माइनस माइनस प्लस होगा अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो, तो फिर तो आंसर भी 12 आएगा ना, 8 तो नहीं आएगा। तो इस वजह से वो चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना। अब देखिए अगर आपके पास इनसाइड साइन ब्रैकेट के माइनस हो और पावर इवन नंबर हो तो साइन क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा। 8 8 ज़र क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। आगे देखें ये प्लस, अब देखें ऊपर पावर इवन है इनसाइड माइनस है, तो ये माइनस है तो इसलिए ये माइनस माइनस, ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस होगा, ये वाला प्लस इसको प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा जी 196 में चेंज हो जाएगा, 196 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 4 ऐड करो 200 में 60 ऐड करो तो 260, तो जो दूसरी साइड है वो हमारे पास आ गई जी 260 है, ये आ गया, सही है। अब हमने क्या करना है, अच्छा इसमें एक स्टेप और आप कर सकते हो, वो ये है कि मैं आगे चलें आपको इधर से भी चेंज कर देता हूँ। अब क्या करें इधर भी स्क्वायर ले लें। अब देखें आप ए बी का भी स्क्वायर ले लें और इधर जो है आपने क्या करना है h स्क्वायर माइनस 4h प्लस जो 40 है ना इसका भी स्क्वायर ले लें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये इससे कट जाएगा तो हमारे पास जो ए बी का स्क्वायर है वो हमारे पास आ जाएगा जी h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं कि हाईलाइट कर देते हैं और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपने दूसरी फाइंडिंग की है ना इसको भी का भी स्क्वायर ले लें, यानी बी सी का इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें
और इधर भी क्या करें जी 200 एंड जो 60 आपके पास आया ना, इसका भी स्केयर ले लें। स्केयर से स्केयर रूट कट के जो दूसरी फाइंडिंग है वो हमारे पास आ गई है जी बी सी का स्केयर 260, क्योंकि बाद में हमने इसको इसी तरह स्केयर की शक्ल में हमें रिक्वायर्ड है तो वो हमें यूज़ करें। लास्ट में हम ऐसे करते हैं कि इधर यूज़ कर लेते हैं जी, चलें यहाँ सी स्टार्ट कर लेते हैं ताकि जगह बनती रहे। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सी ए के लिए हम क्या करेंगे जी, सी लिखेंगे दैट इज -6 -7 -6 -7 और ए हमारे पास क्या है जी एच और 1 है, यानी एच और क्या है 1 है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। और किसके दरमियान डिस्टेंस है जी, सी ए का डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए अब अपने फार्मूले में देखें क्या है जी x2 आपका पास क्या है जी h है। आगे देखें क्या है माइनस है तो माइनस लगा दिया। आगे क्या है x1 आपका क्या है जी -6 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस होके 6 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा जी स्केयर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें जी क्या आ जाएगा जी प्लस, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी y2 हमारे पास क्या है जी 1 है। आगे क्या माइनस तो माइनस लगा दो। आगे क्या है जी y2 के बाद y1, तो ये वाला y1 जो है वो माइनस में है, तो ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा जी प्लस, तो क्या आ जाएगा जी 7 और ऊपर आ जाएगा जी स्केयर। अब यहाँ पर ना ये h और 6 में ना फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्केयर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्केयर जो कि इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब देखिए a स्केयर है तो इसका मतलब है कि क्या आ जाएगा जी h स्केयर। आगे क्या है जी बी स्केयर, बी यानी 6 का स्केयर, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि जी ए स्केयर प्लस बी यानी कि 6 का स्केयर प्लस 2ab, 2a आपके पास h है और b आपके पास 6 है। यहाँ पे यानी कि हमने फार्मूला खोला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी इस फार्मूले में एक फार्मूले में a है, क्वेश्चन में h है, फार्मूले में b है, इधर क्या 6 है। तो इस पूरे फार्मूले में जहाँ जहाँ a आया वहाँ हम देखें हमने h पुट किया और जहाँ जहाँ b आ रहा था वहाँ हमने 6 पुट किया और प्लस 7 प्लस 1 देखें 1 प्लस 7 क्या हो जाएगा 8 और इसका क्या ले लें जी 8 का स्केयर आ जाएगा। आगे चलें जी, ये h स्केयर हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 6 2 ज़र 12h हो जाएगा, 8 8 ज़र कितना हो जाएगा जी 64 हो जाएगा। ठीक है, आगे अब देखेंगे h स्केयर आपके पास ऐसे ही आ जाएगा प्लस 12h आपने लिख देना और 36 में 64 ऐड करो तो हमारे पास क्या होता है जी 100 होता है। ये हमारे पास क्या आ रहा है जी सी ए, यानी कि सी ए जो है वो हमारे पास आ गया जी h स्केयर प्लस 12h प्लस 100। ठीक है जी, और यस अब आपने क्या करना है इधर भी क्या करें जी स्केयर ले लें और इधर भी स्केयर ले लें, स्केयर से स्केयर रूट को कट कर दें तो जो सी ए का स्केयर है वो हमारे पास आ जाएगा जी h स्केयर 12h प्लस क्या आ जाएगा जी 100। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ गई, ये दूसरी फाइंडिंग आ गई है, इनफैक्ट थर्ड फाइंडिंग आ गई है। अब हमने क्या करना है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, APPLYING, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और क्या होता है जी बेस का स्क्वायर। ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है बेस है। ठीक है, मुझे स्क्वायर नहीं डाला, बेस है। ठीक, अब हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है BC, तो आपने लिख देना जी BC का स्क्वायर। आगे परपेंडिकुलर देखिए आपका AB है तो AB का स्क्वायर ये लिख देना AB का स्क्वायर और बेस आपका CA है तो आपने CA का देखिए स्क्वायर लिख देना। अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। BC का स्क्वायर जो है वो इधर आया था 260, तो इसकी जगह देखो मैंने लिख दिया 260 इक्वल AB का आंसर है h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40, ये वाला प्लस आपने ऐसे ही लगा देना। C है ये जो लास्ट वाली फाइंडिंग है ये, वो हमारे पास क्या है जी h स्क्वायर प्लस 12h और क्या है जी 100 है। अब ये देखिए ये वाला h और ये वाला h कितने हो गए 2h स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 12 है और ये 4 है, एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, तो ये तो h की पावर 2 वाले ना 2 वाले इकट्ठे हो गए और h की पावर 1 वाले एक साथ होंगे, तो 12 में से 4 गए तो पीछे क्या हो जाएगा 8 बचेगा, 8 के साथ प्लस लगाना है क्योंकि 12 4 से बड़ा है। और ये कितना हो जाएगा 140, यानी 40 और 100 जमा होगी 140, और ये 260 है ना ये इक्वल के उस तरफ जाकर माइनस 260 हो जाएगा, तो इस साइड पे हमारे पास क्या बचेगा 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये देखें 2h स्क्वायर प्लस 8h, अब देखिए
ये हमारे पास पीछे बचेगा जी -120 और ये 0 इधर के बजाय मैं इधर लगा देता हूँ। ये देखें ना, 260 में से 100 गया तो 160 बचेगा। 60 में से क्या करूँ कि 40 और निकाल, या 0 देखो ऐसे आ गया, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो माइनस लगा दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लें। देखो 2 कॉमन लें तो h² बचेगा, 2 4 8 और 2 6 12 और दूसरी तरफ मेरे पास क्या आ गया जी 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। सही है, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसको ना मैं रेज कर देता हूँ, ये वाला जो है, अब बेशक लिखना चाहें तो लिख लें, इसको ना मैं रेज कर देता हूँ। और यहाँ पे देखें मेरे पास क्या आ जाएगा जी, देखें h² प्लस कितना आ जाएगा जी 10h - 4h - 60 इज इक्वल टू 0/2। अब आपने यहाँ से गौर करना है, ये जो 2 है ना, इधर जाकर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इधर जीरोस के साथ डिवाइड हो गया। ये h² था, मैंने h² लिख दिया। ये देखो -60 था, मैंने -60 लिख दिया। ये जो दरमियान में प्लस मेरे पास है ना 4, इस +4 की जगह मैंने मिड टर्म ब्रेक की है +10 - 6 के 10 में से मैं 4 निकालूंगा तो मेरे पास 6 ही नहीं सॉरी 6 देखें 6 निकालूंगा। देखें जब 10 में से मैं 6 निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो क्योंकि गिवन साइन प्लस क्या, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर प्लस लगाना है बड़ी वैल्यू से। अब देखिए h आपने कॉमन लेना है। जब मैं h कॉमन लूँगा, 2h है, एक बाहर चला गया तो 1h बचेगा प्लस ये देखिए 10 आ गया, और 10 के साथ जो h है वो तो मैंने कॉमन ले लिया। इन पहले इस पेयर से कॉमन लिया, अब इस पेयर से कॉमन लूँगा, इससे मैं 6 कॉमन लूँगा तो 6 बाहर क्या आ जाएगा h, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, 6 का टेबल 10 टाइम जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा 0। h + 10 2 दफ़ा है, h प्लस क्या आ गया जी 10 आ गया, और इधर क्या आ जाएगा जी h माइनस क्या आ जाएगा जी 6 आ गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया जी h + 10 को भी आपने 0 कहना है और h - 6 को भी आपने 0 कह देना है। तो h इज इक्वल टू -10 आ जाएगा और h इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। तो ये दो जो फाइंडिंग है ना हमारी, ये हमारा फाइनल आंसर है 6 और -10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में वो ये कह रहा है कि हमारे कह रहा है मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस दे रहा हूँ, यानी 4 उसके पॉइंट दे रहा हूँ, वर्टेक्स दे रहा हूँ। जो 4 वर्टिसेस हैं, अगर कह रहे हैं उनके आप मिड पॉइंट फाइंड करो, मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद उन मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, तो कह रहा है बताएं क्या वो एक पैरेललोग्राम बनती है या नहीं बनती। ये है क्वेश्चन। तो अब देखें पॉइंट A B C और D दे दिया। पहले हम फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ A B, यानी A और B का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। फिर मिड पॉइंट ऑफ B C यानी B और C का फाइंड करेंगे। फिर हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ C D, यानी M3 जो होगा वो C D का होगा। इस B C का M2 मिड पॉइंट नाम दिया और A B का जो मिड पॉइंट है उसे हमने M1 का पॉइंट दिया। फिर एक और मिड पॉइंट हमारे पास D और A का रह जाएगा, देखेंगे जहाँ जगह होगी वहाँ पर करेंगे। ये वैसे एक रफ सी मैंने एक फिगर बना ली है, जो जो उसने पॉइंट दिए थे उसके मुताबिक। ये देखें जो पहला पॉइंट A है ना वो 9 और 3 है, तो ये देखें x की वैल्यू 9 से बिल्कुल ऊपर और 3 के सामने ये आ गया। जो पॉइंट B है वो देख सकते हैं कि -7 और +7 है, यानी x की वैल्यू -7 है। ये देखें -7 के बिल्कुल ऊपर और +7 के बिल्कुल सामने। जो C है वो x की वैल्यू माइनस है और y की वैल्यू भी माइनस है। तो ये देखें x की वैल्यू देखें -3 है ना, तो -3 के बिल्कुल नीचे, और ये देख सकते हैं -7 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट बनेगा। ठीक है, फिर थर्ड जो पॉइंट फोर्थ पॉइंट है दैट इज द पॉइंट D। वो क्या है जी, x की वैल्यू 5 है, ये देख सकते हैं 5 के बिल्कुल सामने, और y की वैल्यू देखो -5 तो उसके सामने ये हमारे पास पॉइंट। तो फिर बाद में मैंने इन सारे A को B से, B को C से, C को D से और D को A से, तो इस तरह की एक फिगर मेरे पास बन गई है। आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो और ज़्यादा नीट बनेगी। तो ये देखें मिड पॉइंट फार्मूला मैंने लिख दिया, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। यहाँ देखें जी मेरे पास क्या है जी x1 की वैल्यू क्या है जी 9, आगे प्लस है, लेकिन क्योंकि x2 की वैल्यू माइनस है तो ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, और x2 क्या है 7 है, तो आपने 7 लिख देना है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा जी 2। आगे y1 आपके पास क्या है जी 3 है, आगे प्लस है तो प्लस ही बने रहेगा क्योंकि 7 जो y2 है वो ऑलरेडी प्लस में, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2। तो 9 में से 7 गया तो 2 बचेगा, और नीचे आ गया जी 2, और इधर बचेगा जी कितना हो जाएगा जी 10 हो जाएगा, और इधर आ गया जी 2। तो ये मेरे पास 2 1 सर और 2 5 सर, तो मेरे पास जो M1 है x और y वो इक्वल आ जाएगा जी M1
मेरे पास ये देखें ना, एट टू वन ज़ा टू, 1 और 5, यानी 1 और 5। तो साथ साथ हम ऐसे करते हैं कि ड्रा भी कर जाते हैं। एक्स की वैल्यू क्या है, ये देखिए एक्स है, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 5 है, तो एक्स की 1 और वाई की 5। एक्स की 1 ये देखें ये है, और वाई की वैल्यू 5 ही है। ये देखिए ये 5 है ना, इससे थोड़ा सा इस तरफ बिल्कुल 1 के बिल्कुल ऊपर ये वाला एक पॉइंट है, जिसको मैं क्या कह देता हूँ, M1, ठीक है। और क्या है जी, 1 और 5 है, मैं लिख भी देता हूँ। अब देखें यहाँ पे M2 फाइंड करते हैं। M2 मेरे पास देखो B और C के दरमियान बनेगा, तो क्या है जी, x1 की वैल्यू क्या है, -7, तो -7 लिखो। आगे देखिए x2 -3 है, तो ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, और 3 और नीचे क्या आ जाएगा जी 2। आगे y1 आपके हमारे पास क्या है जी, 7 है, जबकि जो y2 है वो मेरे पास क्या है, -7 है। देखिए y1 +7 है तो प्लस लिख दिया, तो ये क्योंकि माइनस है तो ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा 7, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा जी 2। तो जो मेरे पास ये आ जाएगा जी -10, और नीचे क्या आ जाएगा जी 2, और ये आ जाएगा जी 0, यानी +7 -7 0 और 2। तो यूँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 5 सा 10, यानी -5 आ जाएगा, और 2 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। ये मेरे पास M2 जो है, जो कि x और y था, वो मेरे पास आ गया जी इक्वल M2 2 5 सर 10 -5 और 0। x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू 0 है। अब ये जो पॉइंट हमारा आया है -5 और 0, x की वैल्यू -5 है, तो ये देखें आपका जो x एक्सिस है, इस पे ये देखें ये वाला पॉइंट ये -5 बन रहा है, और y की वैल्यू 0 है, तो लाजमी बात है x एक्सिस के ऊपर पॉइंट हमारा बनेगा, क्योंकि हमारी जो y है वो 0 होता है x एक्सिस के ऊपर। तो ये हमारा जो पॉइंट है, इसको हम नाम दे देते हैं किसका जी, M2 का, जो कि हमारे पास क्या है जी 5 और 0 है। इसके चले मैं इसके अंदर वाली साइड पे लिख लेता हूँ -5 और 0, ठीक हो गई। अब इसका भी हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब हमने सी डी का मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो ये देख सकते हैं लिखिए मिड पॉइंट M3 हम इसको नाम देंगे, और सी और डी दोनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, जस्ट मिड पॉइंट का फार्मूला लगेगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है जी -3 है, -3 लिख दो। आगे क्या है, प्लस प्लस डाल दो। x2 हमारे पास क्या है जी 5 है, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा जी 2। आगे देखिए y1 हमारे पास क्या है जी -7 है। आगे क्या है, y2 -5 है, तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा जी 5, और नीचे जो 2 है वो इसी तरह आ जाएगा। अब 5 में से 3 एक गया तो पीछे क्या बचा, 2, और साथ क्या आ जाएगा जी 2, और 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, और 2। अब देखो दोनों के साथ जब भी साइन एक जैसा हो तो वो नंबर आपस में ऐड होते हैं, और साइन वही लगता है जो उनके साथ पहले से मौजूद हो, क्योंकि ये दोनों माइनस के थे, इसलिए माइनस सिमिलर साइन होने की वजह से एडिशन हुई और साइन वही लगाया जो इनके साथ है। जबकि यहाँ पर साइन का डिफरेंस था, डिफरेंट साइन थे, तो यहाँ पे क्या हुई, सब्ट्रैक्शन हुई। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि बड़े नंबर का साइन लगाता है, तो ये देखो 5 बड़ा है तो साथ साइन प्लस, प्लस लिखें या ना लिखें एक ही बात है। अब इसको कैंसिलेशन अगर करें तो देखो 2 1 ज़ा 2, और 2 6 ज़ा 12, माइनस क्या आ गया जी 1 और 6 आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया जी M3 आएगा, जो कि ये देख सकते हैं कि हमारे पास M3 इस तरफ ये x और y की जो वैल्यू है वो आ गए। इसको ये देखें हाईलाइट कर लेते हैं, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं, और इसको भी जो है हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि अब हमारे पास इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो आपने देखना ये आपका x एक्सिस है। x की वैल्यू देखो हमारे पास क्या है जी 1 जी है, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास -6 है, कि x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, और y की वैल्यू -6। तो ये देखें ये 5 है ना, तो इस पॉइंट पर ये देखें -6 आ रहा था, ये वाला, ये क्या है जी मैं इधर लिख देता हूँ, ये देखें -6 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अब अगर देखें ये 1 जी है, 1 से आपने नीचे आना है, ये देखिए इधर आ गया, और -6 ये वैल्यू है, -6 इधर जाना है, तो यहाँ पर 1 के बिल्कुल नीचे ये वाला पॉइंट बन रहा है, जिसको हम M3 का नाम दे देते हैं। अच्छा इसको ना मैं चलो -7 इस साइड पे लिखते हैं कि ना, इसके नीचे में M3 लिख लेता हूँ। M3 जो है वो मेरे पास x की वैल्यू देखो क्या है 1 है, और जो y की वैल्यू है वो -6 है। ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस लाइन का भी मिड पॉइंट आ गया। अब हमारे पास रह गया मिड पॉइंट ऑफ लास्ट जो है DA। अब हमने लिखना है जी मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट, दैट इज M4 का नाम उसको हम दे देते हैं
M4 किसका, CD ऑफ DA, ये D और A। तो D का जो है वो पॉइंट आप लिखें जी, D आपके पास क्या है जी 5 और -5 है, और A भी लिख लें, A हमारे पास क्या है जी 9 और 3 है। ठीक हो गया जी। अब ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है। तो मिड M4 क्या हो जाएगा जी xy इज इक्वल टू x1 x2 डिवाइड बाय 2 y1 y2 डिवाइड बाय 2। आप वैल्यू पुट कर दें। x1 आपके पास क्या है 5 है, 5 लिख दें। आगे प्लस x2 आपके पास कितना है जी 9 है, 9 लिख दें, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। y1 की वैल्यू क्या है -5 है, -5 लिख दें, प्लस y2 हमारे पास क्या है जी 3 है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया जी 2। ये अब हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। 9 और 5 कितना होता है जी 14 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 3 निकालो तो 2 बचेगा, साइन माइनस लगेगा बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3, तो मेरे पास ये आ जाएगा। अब 2 का टेबल 2 7 ज़र, तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी 7, और 2 1 ज़र 2, तो -1। ये हमारे पास क्या आ गया जी M4, ठीक है M4 है, और वो क्या है जी x और y है जो कि इक्वल आ गया है। थोड़ा इस तरफ करके लिख लेते हैं M4 7 और -1, यानी x की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 7 है, और y की वैल्यू क्या है -1 है। तो यहाँ पे देखें ये x हमारे पास यहाँ पे 7 है, ठीक है जी। x यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना ये 7 का, मैंने 7 थोड़ा इधर लिख दिया क्योंकि लाइन को कट कर रहा था। तो ये 7 है, और x की वैल्यू 7 है, y की -1, x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 है, यानी -1 से आपने आगे आना है और 7 से नीचे आना है। तो ये वाला वो पॉइंट है जो कि M4 बनेगा आपके पास, और इसका वैल्यू क्या है जी 7 और -1, यानी 7 और -1। तो ये हमारे पास चारों पॉइंट जो है 1 बाय 1 करके हमने निकाल लिए, और चारों पॉइंट हमारे पास आ गए। फिर उसने क्या कहा है कि इन पॉइंट को ज्वाइन करो। तो M1 को M2 से आपने ज्वाइन करना है। ये देखिए जी M1 और M2 ये ज्वाइन हो गए। अब आपने क्या करना है कि M2 को M3 से ज्वाइन करना है। M3 आपका इधर है, इधर ज्वाइन करा लें। ये आपका M2 और ये ग्राफ पेपर पे जब बनाएंगे तो बहुत क्लियर पिक्चर आएगी। यहाँ पर भी हमारा क्लियर। अब हमारा ये वाला पॉइंट है, ये देखें उसने यही कहा था कि इनको ज्वाइन कराओ, ज्वाइनिंग M1, ये आ गया। अब आपने इनको भी ज्वाइन कर लेना है। तो ये आप देखें कि आपके पास एक पैरेललोग्राम उसने कहा था बनती है, वो बन गई है। ये देखिए हमारे पास ये एक इसकी फाइनल शेप आ गई है जो कि एक पैरेललोग्राम आ गई है। अच्छा, क्वेश्चन क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है तो मैंने जो रिमेनिंग पार्ट था उसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया। अब जब हमने पॉइंट ये बनाया था तो ये हमारे पास जो है इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर। जब आप इसको ग्राफ पेपर पर ड्रा करेंगे तो ये आपको बिल्कुल ग्राफ की शक्ल का दिखाई देगा, जो कि स्क्वायर की शक्ल का दिखाई देगा। अब ये है कि हमने स्क्वायर जो है ये भी एक पैरेललोग्राम की किस्म है, यानी उसी की नस्ल में से है। तो स्क्वायर को भी हम पैरेललोग्राम कहते हैं, लेकिन रेगुलर पैरेललोग्राम तो नहीं होता, लेकिन ये पैरेललोग्राम ही होता है। अब हमने क्या करना है कि ये तो हमने बना दिया था। तो जब पॉइंट गिवन हो तो हम उसको क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें दो चीज़ें करनी है यहाँ पर। एक तो हमने ये साबित करना है कि जो M1 M2 है इसकी जो लेंथ है वो M3 और M4 के, यानी ये दोनों आपस में इनकी डिस्टेंस जो है सेम है। इसी तरह जो M2 और M3 है इसका जो डिस्टेंस है वो M1 और M4 इनकी डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। लेकिन होता ये है कि दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तो आप चाहें तो बस यहाँ तक क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। ये आप लिख लें फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 इट इज प्रूव दैट द जॉइनिंग पॉइंट M1 M2 M3 M4 पैरेललोग्राम इज फाउंड, आप इतना लिख लें। दूसरा यानी कि ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि सम टाइम हमारे पास ये होता है कि वो एक रेक्टेंगल भी बन रही होती है, उस पे भी उसकी भी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं। यानी अगर रेक्टेंगल के भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम तो नहीं होता। यहाँ तक यानी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है, इसलिए उसको मजीद करने के लिए आप उसके स्लोप को भी टेस्ट कर लें। अगर उसकी अपोजिट साइड्स आपस में ये वाली साइड इस साइड की इक्वल आ जाए, ये साइड इस साइड की इक्वल आ जाए, और उनकी स्लोप भी क्या हो, इस वाली स्लोप इसकी इक्वल और इस वाली स्लोप इसके इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये
एक पैरेललोग्राम है। तो हमने दोनों चीजें कर ली। पहले हमने देखो M1 M2 M3 M4 जो था वो लिख लिया कि ये पॉइंट है। पहले M1 और M2 ये देखिए डिस्टेंस फार्मूला लिखा है, M1 और M2 की जो वैल्यू है ये देखिए 1/1 x2 -5 है और x1 जो है 1 है वो पुट किया। आगे देखो प्लस है, प्लस का साइन y2 हमारे पास 0 है, आगे देखिए माइनस है और आगे y1 देखो 5 है, -5 -1 -6 और 5 में से 0 गया तो 5, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये दोनों इन साइड जो थे ये खत्म हो गया, प्लस में चेंज हो गया क्योंकि पावर ऊपर इवन थी, ये 61 आ गया। M1 और M2 यानी M1 और M2 जो है ये वाली साइड। अब ये वाली साइड M2 और M3 की बात है। M3 और M4 में हमने देखो M3 हमारे पास ये M4 ये। अब फार्मूले में हमारे पास देखो x2 होता है तो x2 की जगह हमने 7 पुट किया, आगे माइनस माइनस लगा दो, x1 आपके पास 1 है 1 लगा दो, आगे प्लस है प्लस, आगे y2 हमारे पास -1 है -1 लिख दो और आगे क्या है y1 यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में था तो ये वाला माइनस और एक फार्मूले का माइनस, ये दो माइनस यहाँ पे प्लस में चेंज हो जाएंगे। 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 1 गया 5, ये 36 और 25। तो ये भी हमारे पास देखें √61 जो अपोजिट साइड है वो हमारे पास इक्वल आ गई, यानी इसका जो डिस्टेंस है और इसका जो डिस्टेंस है ये हमारे पास जो है 61 और 61 आ गया। अच्छा जी स्क्वायर भी नहीं बन रहा बल्कि पैरेललोग्राम बन रही है, इनकी देखो अपोजिट साइड की लेंथ डिफरेंट है। अब हमारे पास M1 और M4 आ गए। M1 जो है वो हमारे पास क्या है जी M1 ये और M4 ये। तो फार्मूले में हमारे पास x2 की जगह x2 लिखना है। फिर आगे देखो माइनस है तो माइनस लगा दो, आगे क्या है फार्मूले में x1 तो x1 की वैल्यू 1 है वो डाल दी, आगे देखें प्लस है प्लस डाल दो, y2 -1 है वो लिख दो, आगे फार्मूले में माइनस है तो माइनस लगा दिया, आगे क्या है y1 हमारे पास क्या है 5 है वो लगा दिया। 7 में से 1 गया 6 -1 -5 -6 ये 36 72 आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास M3 और M2 की बारी है। M3 और M ये वाली इस साइड की, यानी इस साइड ये जो वाली साइड है ना, ये अंडर रूट हमारे पास कितना आ रहा है जी 72, ये हमारे पास कितना आया जी 61 और ये भी हमारे पास कितना आया जी 61 और ये भी हमारे पास कितना आया जी 72, ये देख सकते हैं ये भी 72। जब इसकी वैल्यू पुट की 6 6 36 तो 72 आ गया। ये वाली वैल्यू भी जब पुट की तो ये भी 60 क्या आ गया जी 72 आ गया। ये देख सकते हैं M3 की बात हो रही है और M2 की बात, M3 ये है और M2 ये है। तो अब देखें क्या है फार्मूले में x2, तो x2 हमारे पास देखो क्या है जी M3 और M2 तो हाँ ठीक है अच्छा इसको ना वैल्यू को मैंने इसको पहले लिखा इसको बाद में तो इसको x1 और x2 इस तरह लिख दिया, उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। यानी इसको मैंने अगर x2 का है ना x2 माइनस माइनस प्लस x1 इसको कहा है, तो आप बेशक इनको दोबारा जब लिखोगे ना इसको x1 कह देना, इसको x2 कह देना जब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे होगे। ठीक है। इसी तरह फिर यहाँ पे y2 और y1 की वैल्यू पुट करनी है। ये देखिए y2 और y1 की वैल्यू आ गई और इधर x2, अच्छा यहाँ पर वैल्यू थोड़े से ऑर्डर चेंज हो गया, मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ। x2 में लिख दूँ x2 -5 है और फिर देखें माइनस x1 1 ऐसे कर लो। चलो तो ये क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेते हैं, ये -6 का स्क्वायर होगा, फिर भी 70 to 36 और 36 ही आएगा। तो इधर देखें y2 देखो क्या है 0 है, आगे माइनस है माइनस लगा दो और y1 माइनस माइनस प्लस और 6 तो 6 6 36 ये भी 72। तो ये देख सकते हैं कि अपोजिट साइड आप हमारे पास इक्वल आ गए हैं, इसलिए हमारा ये क्या है कि ये पैरेललोग्राम है। ये जो यहाँ से यहाँ तक मैंने लिखा है बेशक आप इसको छोड़ सकते हो, नहीं ना करें तब भी आपका क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आपने सिर्फ लिखना है फ्रॉम 1 2 3 and 4 इट इज प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन होता क्या है कि ये रेक्टेंगल भी तो हो सकती है ना, रेक्टेंगल की भी तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, वो पैरेललोग्राम तो नहीं होती। इसलिए बेहतर है ये होता है कि आप स्लोप को भी साथ टेस्ट कर लो ताकि हमारे पास ये आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।